अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ एमसीक्यूज पैकेज फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस प्रीलियम पेपर्स, आज मैं आपके सामने एसएम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची, जो बॉयज़ का कॉलेज है, इसका जो प्रीलियम पेपर हुआ 2022 में, इसके एमसीक्यूज़ का एक सलूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग पूरा एतमाद होंगे और जो पेपर आपका कल आने वाला है आप उसके लिए अच्छी तैयारी कर चुके होंगे। और देखें, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को ये फ़ील कराएं कि आपने मैक्सिमम एफ़र्ट कर ली है और अल्लाह से दुआ करें कि इंशाअल्लाह ये पेपर आपका अच्छा हो। जितना पूरा एतमाद रहेंगे, जितना काम रहेंगे, जितना नर्व्स पे कंट्रोल करेंगे अपनी, उतना इंशाल्लाह पेपर आपका अच्छा होगा। याद रहे बेटे कि इस साल आपके सेक्शन ए जो एमसीक्यूज़ का पोर्शन है वो 40 मार्क्स का है, 40 नंबर बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके इस कॉज में मैक्सिमम आपकी हेल्प करूँ और आपके मैक्सिमम एमसीक्यूज़ सही हो जाएँ। तो आइए प्रीलियम कॉलेज सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एसएम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के प्रीलियम पेपर देखते हैं कि एमसीक्यूज़ क्या आए हैं। तो बेटा काम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 सेट से आ रहा है कि बी और ए दो सेट्स गिवन हैं और बी में से ए को माइनस कराया गया तो जवाब दोबारा बी सेट के बराबर आ रहा है, यानी कि बी और ए का डिफरेंस लिया गया और रिटर्न में आंसर दोबारा से बी सेट वापस आ गया। जैसा कि आपको पता है कि जब डिफरेंस लिया जाता है तो पहले सेट को देखा जाता है कि पहले सेट के कौन से मेंबर दूसरे सेट में मौजूद हैं, वो नीचे नहीं आते। बाकी पहले सेट के तमाम वो मेंबर जो सेकंड सेट में नहीं होते वो नीचे आ जाते हैं, आंसर बन जाते हैं डिफरेंस का। तो यहाँ आप देखें बी में से ए को माइनस कराया गया लेकिन जवाब दोबारा बी ही वापस आ रहा है, तो ये शो कर रहा है ए या तो बिल्कुल ही डिफरेंट सेट है, बी के कोई मेंबर ए में नहीं है, या ए नल सेट है जिसके वजह से बी पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा और माइनस करने पर बी ही दोबारा वापस आ रहा है। तो इससे अब नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन पिक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बात बहुत सीधी सी है कि ए बिल्कुल ही अलग है या नल सेट है, तो लाजमी जब ए और बी का इंटरसेक्शन निकाला जाएगा तो ये नल सेट आएगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। बाकी ऑप्शंस जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दिए हुए हैं कि ए यूनियन बी। अब ए अगर नल सेट हुआ बी के साथ तो फिर ए कैसे वापस आएगा, या ए इंटरसेक्शन बी नल सेट नहीं होगा ये भी कैसे मुमकिन है, और ए इंटरसेक्शन बी पूरा बी के बराबर आ जाए ये भी मुमकिन नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस करते वक्त बी में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो बी के कोई मेंबर भी ए में मौजूद नहीं हैं, इसलिए ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। जी, ये तो आपने पढ़ा हुआ है बहुत बार चैप्टर 4 के अंदर, ये एसएम कॉलेज के एमसीक्यू सॉल्व किए जा रहे हैं। यहाँ पर ए और सी दो मैट्रिसेस हैं और जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन पर ट्रांसपोज लगा हुआ है और ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, एज यू नो कि ट्रांसपोज दोनों पे अलग अलग हो जाता है मगर ऑर्डर इनका चेंज हो जाता है, यानी कि जो सीक्वेंस लिखा हुआ है उस बिल्कुल पलट जाएगा, सी पहले आ जाएगा और ए बाद में। सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रहे यहाँ पर अगर इन्वर्स भी ऊपर लगा हुआ आ जाए तो इन्वर्स भी उल्टा खुलेगा, ये प्रॉपर्टी है याद रखनी कि ट्रांसपोज आ जाए तब भी ऑर्डर चेंज कर दीजिएगा, चाहे 2 में आए 3 में आए सबको उल्टा कर दीजिएगा, या इन्वर्स आए तब भी ऑर्डर चेंज कर दीजिएगा। ये ब्लैंक याद रखनी है। चलते हैं आगे। जी, चैप्टर 3 से आ रहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। सबको पता है कि भाई डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 के बराबर, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये ब्लैंक आपके चैप्टर नंबर 3 से आ रही है, 3.5 से आ रही है। जी, आगे बढ़ जाते हैं। जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर नंबर 4 में आप देखें चैप्टर 8 से ही एक एमसीक्यू आ रहा है, या 7 से, जी 7 से आ रहा है। ये आपने क्वेश्चन भी करा था लॉन्ग डिटेल क्वेश्चन में कि एक जगह पे हमने MC3 को MC12 लिया था, फिर MC12 को MCM-12 लिख दिया था। यानी इसका इशारा मैं नीचे समझाता हूँ आपको। ये फॉर्मूला याद आ गया होगा, NCR इक्वल टू NCN-R। ये बुक पे फॉर्मूला दिया हुआ है, बड़ा आसान सा एमसीक्यू है। तो हम क्या करेंगे, NCR को लिख देंगे, यानी NC4 को लिख देंगे NCN-4, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो NC4 को लिख दिया NCN-4, बाकी NC3 लेफ्ट पे लिखा रहा। और अब दोनों साइड इक्वल होने की वजह से N-4 किसके इक्वल आ गया 3 के, और N की लिखी आ गई 7, यानी अब इसको
उल्टा भी देख सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, अगर उस फार्मूले में आप R3 लें और n को 7 लें, या R4 लें राइट साइड पर और n को फिर 7 लें, दोनों सूरतों में आंसर आपका 35 आ रहा है। तो n इक्वल टू 7 पर ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। SM कॉलेज के MCQs को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर देखते हैं क्या कहा जा रहा है। जी, ये चैप्टर 3 से आ रहा है। 3.3 से ले लें इसको आप। 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 और 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एज यू नो कि ये प्रॉपर्टी नीचे समझाइए आपको। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। यहाँ से अरेंज कर लेंगे 1 प्लस ओमेगा की तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर जाएंगे सवाल में 1 प्लस ओमेगा उठा के माइनस ओमेगा स्क्वायर रख देंगे। पावर 7 आ रही है, ऑड नंबर है 7, तो माइनस साइन खत्म नहीं होगा। ओमेगा 14, और आपको पता है कि 3 के मल्टीपल 1 के इक्वल होते हैं, तो हमने 12 और 2 में तोड़ दिया। ओमेगा 12 क्या हो गया 1, और यूँ इसका आंसर आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। हम चलते हैं नेक्स्ट पर। जी, अगला एमसीक्यू कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहा है। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा, और आपसे कह रहे हैं कि z मॉडुलस के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो एज यू नो z मॉडुलस मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है √a² + b², और अब a रियल पार्ट कहलाता है, 2 है, आयोटा के साथ पार्ट इमेजनरी है। 4 + 9 13, 13 रूट के अंदर है तो मॉडुलस 13 √13 आ रहा है, लेकिन ऊपर इसका स्क्वायर मांग रहा है, तो स्क्वायर जब लेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा 13, तो z मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल आ गया 13 के। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जी बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, आराम से इसको देखते हैं। जी, नंबर ऑफ ट्रम्स एज यू नो 8.3 का सवाल है ये, कि जितनी पावर लगी होती है ट्रम उससे एक ज़्यादा बनती है, तो n+1 इसका आंसर होगा। इस ब्लैंक को याद रखें, पर बहुत बार आ चुकी है। जो पावर भी हो उसमें 1 ऐड कर दें बस। जी, अगले बार आते हैं। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, नीचे 4 दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 3 दिए हुए, उनमें से पिक करके बताइए जिनका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम आए, यानी दोनों आंसर्स क्या आए सेम। तो मैंने नीचे करके दिखाया है ये, कि अगर हम सेकंड ऑप्शन लें 0,1 और इसका एडिशन का इन्वर्स निकालें तो वो होगा 0,- होंगे। 0 के साइन चेंज करेंगे नहीं, न्यूट्रल है, 1 के साथ माइनस आ जाएगा, एडिशन का इन्वर्स तैयार हो गया। और जब इसके मल्टीप्लाई का इन्वर्स निकालने जाएंगे तो उस सूरत हाल में अब देखें जवाब वही आ रहा है जो एडिशन के इन्वर्स का आ रहा है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट एमसीक्यू। नंबर 9 सामने आ रहा है। एक डाई को रोल किया गया, क्या चांस है कि जो नंबर आए अपर फेस पर वो 1 से बड़ा हो। बहुत इजी सा है कि आपको पता है डाई के अंदर 6 फेस होते हैं, 1 से बड़े 5 रह जाते हैं। 1 को अगर हटा देते हैं हम तो टोटल फेस कितने 6, और 1 के बाद जो भी आएगा वो सारे फेवरेबल हैं। तो 5/6 इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बड़े पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं आप इस पेज पर, जिसका नंबर 10 है। 27 के क्यूब रूट्स मांगे जा रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज नंबर 3.3 में काम किया है आपने, ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसके 3 आए थे, 3 ओमेगा, 3 ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा है, ख्याल रखिएगा। तो ये इसका आंसर करेक्ट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन। अबेलियन ग्रुप, जैसे कि नाम से जाहिर है, चैप्टर 5 में देखा है आपने, मस्ट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव लॉ, इसको याद रखना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। जी, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में कितने डिग्री होते हैं। तो आपको पता है कि 1 से लेकर 90 तक ये सब पहला क्वाड्रेंट कहलाता है। 90 डिग्री तक वो कहलाएगा पहला क्वाड्रेंट। तो ये 90 इज द करेक्ट आंसर। अगली ब्लैंक पर आ गया, फिजिक्स से पढ़िए। 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 57.3 डिग्री। आपको याद होगा ये 1 रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं। इस ब्लैंक को याद रखें। जी, नेक्स्ट पर आ गए हैं। ये आइडेंटिटीज को सॉल्व करने का आ गया है। रूट पर फ्रैक्शन दी हुई है, रेशियो बनी हुई, तो इसको सॉल्व करना है। तो नीचे देखते हैं, 1 + cot स्क्वायर cosec स्क्वायर के बराबर है, 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर बराबर है। दोनों को रूट पर से निकाला, स्क्वायर खत्म हो गया। cosec 1/sin, sec 1/cos, 1/cos ऊपर चला गया और cos और sin हो गया cot, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जी, अगला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है, और ये 10 चैप्टर में हम कर चुके हैं।
ये कह रहे हैं कि 1+cos 2θ/2 ये रेशियो बनी हुई है, ये नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन जिन्होंने आगे दिए हैं इनमें से किसके इक्वल है। तो आपको पढ़ा ये फार्मूला हाफ एंगल और फार्मूला cos θ/2 इक्वल टू √1+cos θ/2 चैप्टर 10 में देखा है आपने ये। अब यहाँ इस सवाल में एंगल डबल हुआ है, तो मैंने यहाँ भी एंगल डबल किया। जब डबल किया तो ये हाफ क्या बन गया, पूरा थीटा हो गया डबल होने की वजह से, और अंदर भी एंगल क्या हो गया, डबल। और जब इसका स्क्वायर करा तो रूट कट गया, तो 1+cos 2θ/2 ये बराबर आ रहा है cos स्क्वायर थीटा के, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आई होप क्लियर हो गया होगा जी। नेक्स्ट पर आते हैं। ये सवाल हमने किया था 12.2 के अंदर कि ट्राइंगल एबीसी के एंगल्स की रेशियो गिवन है 1:2:3। तो इसके 3 एंगल्स जब बनाए थे तो एक बना था 30 डिग्री, एक 60 आया था और एक 90 आया था। तो अब ये कह रहा है कि बताइए उसमें लार्जेस्ट एंगल क्या होगा। तो 90 डिग्री उस ट्राइंगल का लार्जेस्ट एंगल होगा। आई होप सवाल याद आ गया होगा आपको। लेट्स मूव ऑन जी। नेक्स्ट पर आते हैं। सर्कम रेडियस का सिंबल यहाँ ना देकर ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। कैपिटल आर याद रखना है। कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या होता है, ABC/4 डेल्टा, यहाँ याद रखिए। इन रेडियस या इंस्क्राइब रेडियस लिखा आएगा तो वो छोटा आर है, डेल्टा अपॉन एस होता है फॉर्मूला। अगर ई रेडियस या एस्क्राइब रेडियस लिखा आएगा तो वो R1 R2 R3 होगा, इसको याद रखना है जी। ये तो किया हुआ ये आपने कि R10 यानी tan इनवर्स -1 निकालेंगे, 45 डिग्री आएगा उसका, फिर tan लेंगे, -45 डिग्री आएगा उसका, tan लेंगे तो -1, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आई होप ये आपको याद रह जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आई बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। SM कॉलेज के MCQ सॉल्व किए जा रहे हैं जी। चैप्टर 13 से आ रहा है, 13.2 से आ गया है। इक्वेशन दी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 0, और बोल रहे हैं कि इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा इन 4 में से। तो उसके लिए मैंने नीचे सॉल्व किया है आपके लिए। इक्वेशन ली, इसमें से sin थीटा कॉमन लिया, sin थीटा प्लस 1 बचा, फिर 2 फैक्टर आ गए तो पहले sin थीटा को 0 कराया। तो एज यू नो sin वर्ड 0 क्या होता है, 180 डिग्री यानी कि पाई, और जब sin थीटा प्लस 1 को 0 कराया तो ये -1 इधर आके sin इनवर्स -1 -5/2, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप ये आपको याद रह जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पर जी। नेक्स्ट में क्या आ रहा है 20। इफ sin x इक्वल टू 0.866 यानी sin x की वैल्यू, ये एंगल x हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि आपसे जब साइन लिया गया इसका तो आंसर आ रहा है 0.866। आप बताएं अगर उसी एंगल का tan लिया जाए तो आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए मैंने नीचे समझाया है कि sin x अगर 0.866 है तो हम साइन को वहाँ ले जाएंगे, साइन इनवर्स निकालेंगे इसका, और वो एंगल बनाएंगे जिसका ये साइन है, तो वो एंगल आ गया 60 डिग्री। तो अब tan 60 डिग्री आपको बताइए √3 होता है यानी 1.732, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आई होप क्लियर हो गया होगा जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए अगर सबसेट है बी का, ये सिंबल है सबसेट का, तो यानी ए बी से ही लेकर बना है। लेट्स सपोज बी अगर 1 से 10 तक हैं तो कोई भी 3 मेंबर ले लिए 1 से 10 तक में से, उससे ए बना दिया तो ए कहलाएगा बी का सबसेट। अगर उनका यूनियन लेंगे तो दोबारा पूरा आपके सामने बी ही मिल जाएगा, क्योंकि यूनियन में हम करते क्या है, तरतीब से लिख देते हैं, कोई मेंबर भी छोड़ते नहीं हैं। ए और बी के मेंबर तमाम अरेंज के लिखते हैं। जब ए बी से ही बना है तो उनका यूनियन भी क्या आएगा, बी ही आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा जी। 22 आसान सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है -7 प्लस आयोटा, और आपसे करेंगे इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, तो ऊपर भी हमने किया था, फॉर्मूला रखना है मैग्नीट्यूड का। ए -7 है, बी आपका आयोटा का कोएफिशिएंट लेंगे और सॉल्व करेंगे तो में √50 आ गया, इसके फैक्टर बन जाएंगे 552, 5 बाहर आ गया 5√2, लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो जी बेटा ये काम को आगे बढ़ाते हैं, अगले पेज पर आ गए हैं। नंबर 23 आपको दिखाई दे रहा है, रिलेटेड है कॉम्प्लेक्स नंबर से। ये प्रॉपर्टी भी है कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट, लेकिन अब की बार ये इसका आंसर मांग रहा है कि z अगर x प्लस आयोटा y है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बताएं z को और उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैंने नीचे सॉल्व किया है आपके लिए आसानी के लिए, याद रहे कल आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। z आपको दिया हुआ x प्लस आयोटा y, उसको हम x y लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ब्रैकेट फॉर्म में। z कॉन्जुगेट क्या है, x माइनस आयोटा y, इसको लिख सकते हैं x माइनस y। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई आपको पता ही है, रियल को रियल से, फिर माइनस साइन आती है, फिर इमेजनरी को इमेजनरी से, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया वाई स्क्वायर। बाकी फिर ये आपके पास पहला रियल उसका इमेजनरी, फिर इसका इमेजनरी इसका रियल, तो ये दोनों कट जाएंगे और एंड में रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर
z इंटू जेड कॉन्जुगेट थ्योरम भी है बुक के अंदर दिया हुआ है, इसको वहाँ से भी याद रखिए कि ये आएगा z मॉडुलस का स्क्वायर। इसको ये बना हुआ भी देखें ऊपर ही प्रूव हुआ कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर रूट लगा देते तो वो क्या बन जाता है मॉडुलस, और रूट के बगैर क्या हो जाएगा मॉडुलस का स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया होगा जी। 25 ये भी थ्योरम है कि z1 z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 प्लस z2 पर अगर पूरे पे कॉन्जुगेट लगा हुआ तो किसकी इक्वल, तो इंडिविजुअली दोनों पे कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा अलग अलग। इस प्रॉपर्टी को याद रखें, आई होप ये याद रह जाएगी जी। पाई मैट्रिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक इर्रेशनल नंबर है, इसको याद रखें, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। ये नेक्स्ट में आयोटा की और पावर -3 आ रही है, आयोटा पे क्यूब नहीं है बल्कि माइनस क्यूब है, तो इसको मैंने सॉल्व किया है कि इसको पहले हम लिख देंगे 1 और आयोटा क्यूब, नीचे आगे प्लस का हो जाएगा। आयोटा क्यूब आपको होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा है, आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये बन जाएगा 1/- आयोटा। और इसको रेशनालाइज करेंगे कॉन्जुगेट से कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, आयोटा बन जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर और नीचे +1 बन जाएगा आयोटा अपॉन 1 आयोटा, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। तो बेटा ये काम को आगे बढ़ाते हैं, अगला एमसीक्यू सामने आ गया है, चैप्टर 3 से आ रहा है, 3.3 से भी कह सकते हैं। आयोटा पावर 200 आ रही है, ओमेगा भी 52 आ रही है, ओमेगा भी 101 आ रही है, सब ऐड हो रहे हैं और बोल रहे हैं इसका नेट सिंप्लीफाइड आंसर क्या आएगा। तो डू नॉट पैनिक, परेशान ना हो। आयोटा 200 मतलब आयोटा स्क्वायर की पावर 100 लिख सकते हैं, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, लॉ ऑफ पावर है ये, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, इसलिए हमने आयोटा स्क्वायर को अंदर लिखा। ओमेगा 52 आ रहा है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, नियरेस्ट मल्टीपल 52 के क्या होगा 51, 3 के टेबल में आ रहा है तो हम इसको ब्रेक कर देंगे, 51 अलग कर देंगे, एक ओमेगा अलग कर देंगे, 51 को लिख सकते हैं क्यूब की पावर 17, क्योंकि 17 3 × 51। आखिर में 101 आ रहा है तो उसका नियरेस्ट क्या है 99, तो 99 को लिख दिया क्यूब की पावर 33 और ओमेगा स्क्वायर अलग कर दिया। जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब आ रहे हैं 1 बन जाएगा, जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है -1 बन जाएगा, -1 पे 100 इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा और बाकी सब ओमेगा स्क्वायर रह गए। और आपको बताइए 3.3 का फॉर्मूला फेमस 0 के बराबर है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट पर। 29 3.5 में पड़ा है, डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो रूट्स क्या होंगे रियल एंड रैशनल, याद रखना है। परफेक्ट स्क्वायर पर रूट्स क्या होते हैं रैशनल, याद रखना है। 30 ये भी आपने पढ़ा हुआ है 3.6 के अंदर कि अगर हमें दो रूट्स मिल जाएं और हमसे इक्वेशन मांगी जाए बनाने को तो हम ऐसे बनाते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है कि हमें रूट्स गिवन की इक्वेशन मांग रहा है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब में साइन की मिस्टेक है। चलते हैं आगे जी। 31 आ रहा है, ये 3.1 से आ रहा है, बिल्कुल परेशान ना हो, आसान सा है कि भाई आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ और अगर उससे डिवाइड हो रहा है x-1 से तो रिमाइंडर क्या आएगा ये निकालने तरीकेकार मैंने नीचे बनाया है आपके लिए कि भाई जो भी x-1 डिवाइड करने फैक्टर दिया हुआ उसको 0 के इक्वल कराइए और वहाँ से x की वैल्यू बना ली 1, और अब इसको ले आके आप जो एक्सप्रेशन दिया हुआ जहाँ जहाँ x आ रहा है, जैसे मैट्रिक में हम रिमाइंडर थ्योरम में करते थे बाय ट्रायल कि आप जाके सब जगह 1 रख दें और रखने के बाद सॉल्व करें तो एंड में आंसर क्या आ रहा है 8, तो वो इसका रिमाइंडर कहलाएगा, 8 इसका रिमाइंडर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जी बेटा नेक्स्ट ब्लैंक पर सामने आपके आ गए हैं और ये 3.5 से आई है कि हमें कोऑर्डिनेट इक्वेशन गिवन है और हमसे पूछ रहे हैं कि इसके रूट्स की जो नेचर है वो कैसी होगी। तो बहुत ईजी है, 3.5 में काम किया हुआ है आपने। एक्स के साथ में a होता है, एक्स के साथ b होता है, हमें कॉन्स्टेंट c होता है, a b c को उठाया और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बनाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, जो डिसाइड करेगा कि रूट्स कैसे होंगे। तो हमने इसमें वैल्यू पुट करी b की, तो b 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -4a a 1 है, c 3 है, तो 4 - 12 माइनस का 8। तो क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है तो रूट्स क्या होंगे कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, इसको याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट पर जी। बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखें चैप्टर 4 से आ रहा है। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है m क्रॉस n, यानी इसमें m रॉज हैं और n कॉलम हैं। अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो आपको पता है ट्रांसपोज में रॉज क्या बन जाती हैं कॉलम, तो ऑर्डर भी एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि जो रॉज हैं वो कॉलम बन जाएंगी, तो इसलिए जो उसका ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, n क्रॉस m a ट्रांसपोज का ऑर्डर कहलाएगा। आई होप ये याद रह जाएगा
कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस m, यानी इसमें जो कॉलम होंगी पहले वाले की वो इसकी रॉज बन जाएंगी। इसको याद रखिए जी। नेक्स्ट पर आते हैं, ये ब्लैंक जी। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपको दो रूट दिए हुए और बोल रहे हैं कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी, तो आपको पता कि पहले इसका सम करेंगे, फिर इनका प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर इक्वेशन पुट करेंगे। नीचे मैंने सॉल्व करके दिया है, आराम से देख सकते हैं यहाँ से कि पहला रूट अल्फा ओमेगा ले लिया, दूसरा ओमेगा स्क्वायर, और इक्वेशन आपको पता ही है सम ऑफ रूट बनाया तो ये -1 के इक्वल आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है +1 के इक्वल आ रहा है। ऊपर जाके वैल्यूज को पुट करा फॉर्मूले के अंदर, तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप ये आप देख लेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बेटा अगले पेज पर आ गए हैं और ये होपफुली आपका लास्ट पेज है एमसीक्यूज का। 40 एमसीक्यूज हैं आपके। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो वो कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसको याद रखिए। और अगर इक्वल हो जाएंगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, इस बात को भी याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट पर जी। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है m×1 तो आपको पता है ऑर्डर लिखते वक्त हम रॉज लिखते हैं पहले, तादाद रॉज की, और कॉलम लिखते हैं बाद में। तो कॉलम क्योंकि इसमें 1 आ रहा है इस मैट्रिक्स में तो ये कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स में एक कॉलम हो वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक रॉ हो वो कहलाता है रॉ मैट्रिक्स। तो ये यहाँ पर एक कॉलम है, ये कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। 37 एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट 0 हों एक्सेप्ट द मेन डायगोनल तो वो कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल वाले एलिमेंट सेम हो जाएं तो वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स, यानी बाकी सारे 0 हों लेकिन यहाँ सेम का तस्करा नहीं किया हुआ, बस ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है वो नॉन 0 हैं तो ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। आर्क लेंथ और रेडियस अगर इक्वल हो जाएं तो एंगल बनता है 1 रेडियन, इसको याद रखना है जी। आर्क लेंथ मांगी जा रही है यूनिट सर्कल, रेडियस तो 1 हो गया और एंगल आपको दिया हुआ 90 डिग्री, रेडियन में वो क्या होता है π/2। फॉर्मूला क्या होता है आर्क लेंथ का, s = r थीटा। r आपका 1 हो गया तो इसलिए आपका π/2 90 डिग्री के बराबर है, तो यही आपकी आर्क लेंथ कहलाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा जी। लास्ट टाइम से क्या आ गया SM कॉलेज का, ए मैट्रिक्स दिया हुआ जिसका i रॉ है, j कॉलम है ए में, और बी में जी बी में भी यही है कि आई रो है, जे कॉलम है। यहाँ पर ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए और दोनों का ऑर्डर क्या हो गया है सेम, क्योंकि आई और जे इक्वल हैं तो दोनों सेम ऑर्डर के दो मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं। अब अगर उनमें ये भी हो जाए कि अंदर के एलिमेंट भी सेम हो जाएं, यानी कि ऑर्डर भी सेम है और ए आई जे बी आई जे दोनों क्या हो जाएं सेम हो जाएं, इस सूरत हाल में ए और बी क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे इक्वल मैट्रिसेस। आपको तो ये मैट्रिक्स इक्वल कब होता है जब उसके ऑर्डर भी सेम हो और तमाम एलिमेंट भी सेम हो, तो यहाँ पे ऑर्डर भी सेम है तमाम एलिमेंट भी सेम है तो ये कहलाएगा इक्वल मैट्रिक्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने SM कॉलेज के MCQs के प्रीलियम पेपर के जो MCQs आए थे उसको सॉल्व कर दिए हैं। और याद रहे बेटे 40 MCQs हैं, आप इनको गो थ्रू कीजिए, मिनिमम टाइम के अंदर ये आपको काफ़ी रिफ्रेश कर देंगे क्योंकि हर चैप्टर से ये MCQ लिया गया है और ये आपका जहन खोलने के लिए काफ़ी है। मगर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इसमें कुछ MCQs काफ़ी लेंदी लगे थे, ये एक एक नंबर के लिए इतने लेंदी MCQ नहीं आएंगे, लेकिन आप इसको पढ़ें, ये आपका जहन खोलेंगे। आई होप कि आप इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएंगे और इंशाअल्लाह ताला कल का पेपर आपका शानदार होगा। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आप पुरअतमाद रहिए और मैं खुश करूँगा कि मज़ीद कुछ कॉलेज के MCQs डाल दो प्रीलियम पेपर के, और टाइम पर डिपेंड करेगा लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।